स्वागत है आप सबों का प्रेरणा आईएएस में। आज का जो टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी का ही है, जो आज सेकंड पार्ट होगा। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार सत्ता ग्रहण की, गद्दी हासिल किया और प्रारंभिक स्टेज में प्रशासन को चलाने के लिए क्या उन्होंने तय किए। तो आज उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था जो उन्होंने कायम की थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कायम किया था, जो आगे चलकर उनके लिए काफ़ी कामयाबी लेकर के आई है, तो उस पर आज हम लोग देखते हैं क्या मुख्य बातें थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में इसे लागू किया। पिछली वीडियो में आपने देखा कि राज्य में अशांति जो होते थे, विद्रोह जो पनपते थे, तो इनकी विश्लेषण किया और फिर उन्होंने आदेश दिया कि इनको रोकने की क्या उपाय किए जाएं। आज वहां से हम लोग आगे चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में है, उस पर ध्यान दें। तो ये ध्यान रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी की यह मान्यता थी कि सुल्तान का अपना कोई संबंधी नहीं होता, या तो प्रजा या फिर उसके सेवक होते हैं, और इसी मान्यता के आधार पर उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लागू किया। सबसे महत्वपूर्ण है कि उसने प्रशासन के क्षेत्र में जिन चीज़ों को लागू किया, तो जो महत्वपूर्ण पद है इस पे हम लोग ध्यान दें। उनका ये जो सबसे महत्वपूर्ण दीवान प्रशासन के क्षेत्र में जो मुख्य विभाग थे, उनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण था दीवान ए वजारत, जो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, वित्त विभाग था। दूसरा दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज, यह एक सैन्य विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय स्थापित की गई थी। दीवान ए इंसा, ये पत्राचार या सूचना विभाग था इसके समय में। चौथा जो महत्वपूर्ण दीवान ए रिसालत, यह एक प्रकार का विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय था, और यह विभाग सुल्तान ने खुद अपने पास रखा हुआ था। ये चार महत्वपूर्ण विभाग थे प्रशासन के क्षेत्र में। ये ध्यान रहे कि सुल्तान का सबसे निकटतम व्यक्ति जो था वो वजीर होता था, जो सुल्तान के पश्चात सर्वाधिक शक्ति उनके पास होती थी। वजीर का जो मुख्य कार्य था उस पर आप ध्यान दें। राजस्व की वसूली, जो रेवेन्यू था उसका वो कलेक्ट करना, मंत्रियों एवं विभागों के कार्यों की भी देखभाल करना, इसका ये मुख्य दायित्व था जो वजीर होते थे। इसके अलावा जो दूसरा विभाग है, और ये ध्यान रहे कि वजीर का जो कार्यालय था वो दीवान ए वजारत कहलाता था, जो वजीर के अधीन ही होते थे। इसके पश्चात जो दूसरा मुख्य विभाग है वो आरिज ए ममालिक, ये एक्चुअली दीवान आरिज का प्रधान होता था। दीवान आरिज या दीवान अर्ज सैन्य विभाग थे, और सेना से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो इसके ही अधीन होते थे। नेक्स्ट इनका था दीवान ए इंसा, यह विभाग का जो मुख्य वर्क है, जो मुख्य काम था, शाही आदेशों को लिखना, उसे जारी करना, प्रसारित करना, ये इनका मुख्य दायित्व था। दूसरे राज्यों के साथ जो पत्र व्यवहार होते थे वो भी इन्हीं का दायित्व था। इसके अलावा ये ध्यान रहे कि इनका जो प्रधान होता था, यानी दीवान इंसा का जो प्रधान होता था, वो दबीर ए खास कहलाता था। ये पद का नाम है। चौथा महत्वपूर्ण विभाग दीवान रिसालत, जो एक विदेश विभाग था, और यह विभाग सुल्तान ने स्वयं अपने पास रखा हुआ था। इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण पद का सृजन हुआ था वो था दीवान ए रियासत। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार व्यवस्था, जो बाजार प्रणाली थी, वो लाजवाब थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में यह पहला व्यक्ति था जिन्होंने आम प्रजा के लिए, आम लोगों के लिए बाजार की इतनी बेहतरीन व्यवस्था की थी। सभी चीज़ों के मूल्य वहाँ पर तय किए जा चुके थे। तो इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक अलग विभाग ही बनाया गया था जो दीवान ए रियासत था, और इसके अधीन ही जो बाजार और व्यापारी वर्ग के लोग थे वो इनके अधीन कार्य करते थे, इनके नियंत्रण में कार्य करते थे। न्याय व्यवस्था की हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में, तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार बलबन न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता देता था, अलाउद्दीन खिलजी का भी दृष्टिकोण कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था का जो प्रधान होते थे, जो प्रधान न्यायाधीश हम कह सकते हैं, वो होता था सद्र ए जहां काजी उल कुजात। ये मुख्य न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश होते थे। इनकी सहायता के लिए एक अन्य प्रमुख अधिकारी था जिसका नाम है अमीर ए दाद। यह एक ऐसा व्यक्ति होता था जो दोषी व्यक्तियों को, यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो दरबार में आसानी से उपस्थित नहीं हो सकते हैं, यह एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति था जो उन व्यक्तियों को, जो शक्तिशाली थे लेकिन दोषी थे, उन्हें दरबार में प्रस्तुत करना, सुल्तान के समक्ष लाना, इनका दायित्व था। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे पद वो अमीर ए दाद का पद था, और इस पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के ऊपर दायित्व अत्यधिक थी, क्योंकि वैसे अपराधियों को, जो बड़े अपराधी कह सकते हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाना इनके ऊपर जिम्मेवारी थी।
पुलिस विभाग इसका जो प्रधान था वो कोतवाल होता था। कोतवाल इस समय पुलिस विभाग का हेड था, ये ध्यान रहे। और कोतवाल के नियंत्रण में ही दीवान ए रियासत शहना जो एक दंडाधिकारी के रूप में कार्य करते थे, और मुहस्सिब वे अधिकारी थे जो गैर इस्लामी बातों को ध्यान देते थे, उन्हें रोकने का प्रयास करते थे और इसके संबंध में सुल्तान को अवगत कराते थे, तो वे मुहस्सिब कहलाते हैं। यहाँ पर अब ध्यान रखें कि सैन्य संगठन, मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन अलाउद्दीन खिलजी की थी, इन्होंने सेना का काफ़ी सशक्त रूप से संगठन किया था, केंद्रीयकरण इन्होंने किया था। इनके समय में सैनिकों की कुल संख्या बढ़कर करीब 4,75,000 हो गई थी। याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि सुल्तान की इच्छा थी विश्व विजेता बनना, सिकंदर के समान, इसलिए इन्होंने सेना का भी संगठन इसी उद्देश्य से कह सकते हैं काफ़ी संगठित की थी और मजबूती उसे प्रदान की थी ताकि एक शक्तिशाली राज्य को स्थापित की जा सके। सैनिकों की कुशलता और उनके पास घोड़ों की संख्या के आधार पर इस समय वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दो महत्वपूर्ण वर्ड ध्यान रखेंगे कि एक घोड़ा रखने वाला व्यक्ति यकस्पा कहलाता है अलाउद्दीन खिलजी के समय, और जिनके पास दो घोड़े होते थे वो दो अस्पा कहलाते थे, यकस्पा और दो अस्पा, और इनके लिए वेतन का भी प्रावधान था। एक सैनिक यानी यकस्पा जो सैनिक होते थे उन्हें 234 टंका प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था, अर्थात 19.5 टंका प्रति माह। ये वार्षिक है 234 टंका, अगर उसे माह में कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग 19 टंका प्रति माह वो निकल के आती है। तो ये यकस्पा का वेतन था। इसके बाद एक अतिरिक्त घोड़े जो लोग रखते थे, कह सकते हैं 2 अस्पा, तो उनके लिए क्या प्रावधान था। यहाँ पर एक घोड़े अतिरिक्त रखने वालों के लिए 78 टंका अतिरिक्त दी जाती थी, यानी मंथली अगर देखा जाए तो 6.5 टंका ये मासिक निकल के आता है। तो इस प्रकार ये ध्यान रहे कि यकस्पा सैनिकों का जो वेतन था 234 टंका वार्षिक, मंथली यानी महीने का 19.5 टंका ये आती थी। इसी प्रकार जब अतिरिक्त घोड़े वो रखते थे एक से अधिक, तो उस स्थिति में 78 टंका 78 टंका उन्हें अतिरिक्त मिलती थी, मंथली 6.5 टंका अतिरिक्त हुआ। इसी समय घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन ने आरंभ की। चूंकि सेना का निरीक्षण करने के क्रम में कई बार ऐसे होते थे कि जो घोड़े नाकाबिल थे, जिनकी उपयोगिता नहीं थी, जो बीमार थे, वैसे घोड़ों को भी काउंटिंग कर दी जाती थी कि हमारे पास इतने घुड़सवार है, यानी भ्रष्टाचार संभव था। उसे रोकने के लिए सुल्तान ने यह कदम उठाया कि घोड़ों की पहचान सुनिश्चित की, और इसलिए घोड़े को दागने की प्रथा इस समय आरंभ की गई थी। साथ ही साथ इसी समय सैनिकों का विस्तृत विवरण रखने के लिए उसने चेहरा की प्रक्रिया आरंभ की। आज के समय जिस प्रकार फोटोग्राफी और अन्य चीजें ली जाती है व्यक्ति की पहचान के लिए, उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए सुल्तान ने एक तरीका निकाला, चेहरा, उसमें सेना का पूरा हुलिया, वो कैसे दिखते हैं, कद काठी क्या है, संपूर्ण जानकारी उसमें दर्ज की जाती थी। इसी को कहा गया चेहरा। तो दो चीजें सैन्य व्यवस्था में इन्होंने लागू की, पहला घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, और दूसरा जो सैनिक थे उनके लिए चेहरा की प्रक्रिया आरंभ की ताकि सैनिकों की सही पहचान की जा सके। अब इनके समय में जो भू राजस्व व्यवस्था और जो आर्थिक सुधार है, जो लैंड रेवेन्यू के क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान लें। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान था तो इन्होंने टैक्स, राजस्व की जो वसूली थी उन्होंने काफ़ी बढ़ा दी थी। 1/2 यानी लगभग 50% लगान के रूप में इसने तय की थी। कृषि उपज का 50%, हाफ 1/2 इसके समय में वसूल किया जाने लगा था। शुरुआत में याद होगी जब हमने ये बताया था कि जमींदारों को नियंत्रण में रखने के लिए, बड़े कुलीन लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने जो फरमान जारी किया था, उसी के तहत अब यहां पर यह ध्यान दें कि जमींदारों पर, शुरुआत में याद होगी जब हमने ये बताया था कि जमींदारों को नियंत्रण में रखने के लिए, बड़े कुलीन लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने जो फरमान जारी किया था, उसी के तहत अब यहाँ पर यह ध्यान दें कि जमींदारों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने मिल्क यानी उनके पास जो संपत्ति थी वो इनाम और वक्फ मतलब उपहार में दी गई जो चीज़ें थी, समस्त चीज़ें, खासकर भूमि
जो ऐसे लोगों को प्रदान की गई थी, उन सभी भूमि को सुल्तान ने वापस ले लिया और उसे सरकारी भूमि, जिसे कहा गया खालसा भूमि, सुल्तान की भूमि, उसे सल्तनत की भूमि मान ली गई। और अब उनसे जो आमदनी होती थी वो खालसा कहलाती थी। और खालसा भूमि, ध्यान रखें, सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि वो खालसा भूमि इस वक्त कहलाती है। दोस्तों, टैक्सेशन, राजस्व के बारे में सबसे पहले जरूरी है कि आप जान लें कि 4 प्रकार का कर या टैक्स इस समय जो ली जाती थी वो कौन सी है, उसे आप समझ लें। पहला जकात, फिर से इसको पहले खिराज से शुरू करते हैं। तो अलाउद्दीन के समय 4 मुख्य कर थे, जो टैक्स थे, जो राजस्व था, जो रेवेन्यू के रूप में उन्हें हासिल होता। तो उसमें पहला था खिराज अथवा खराज। यह भूमि कर होता था। जमीन से मिलने वाला जो टैक्स था ये खराज अथवा खिराज कहलाते थे। ये भूमि कर था, उपज से हिस्सेदारी ली जाती थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है जजिया। जजिया के विषय में अधिकांश में भ्रांतियां हैं कि वो इसे धार्मिक कर मानते हैं, लेकिन ध्यान से समझ लें कि जजिया कोई धार्मिक कर नहीं था, कोई रिलीजियस टैक्स ये नहीं है। ये एक प्रकार का संरक्षण शुल्क था जो गैर मुसलमानों से ली जाती थी। वैसे लोग जो इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं, उन लोगों से जजिया वसूल की जाती थी। इसलिए ये ध्यान रहे कि जजिया एक धार्मिक कर नहीं है। यहां पर जजिया की बात, यहां धार्मिक कर की बात करें तो जकात इस वक्त ली जाती थी, जो सिर्फ मुस्लिमों से ली जाती थी और उनकी आमदनी का 40वां भाग होता था, जो जकात के तहत ली जाती थी। और चौथा इस समय जो प्रमुख है वो है खुम्स। ये युद्ध में लूट का माल होता था। तो आमदनी की 4 मुख्य जरिए थे। खराज अथवा खिराज जो भूमि कर था, दूसरा जजिया जो गैर मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का संरक्षण शुल्क था, तीसरा जकात, ये एक धार्मिक रिलीजियस टैक्स था जो सिर्फ मुसलमानों से ली जाती थी, उनकी आमदनी का 40वां हिस्सा, और खुम्स युद्ध में लूट का माल था। तो यहां ध्यान रखें कि युद्ध में लूट के माल जो हासिल होते थे उसका 4/5, 4/5 भाग शाही खजाने में जमा की जाती थी और केवल 1/5 भाग सैनिकों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, इनके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आइए अन्य तथ्यों पर और फोकस करते हैं। तो आइए अब यहां पे ध्यान दें। खराज अब समझ में आ गई ये क्या था, भूमि कर था, और ये इसने बढ़ाकर 50% 1/2 कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कुछ नए करों को भी इन्हें इस समय कुछ नए कर भी वसूल किए गए थे सुल्तान के द्वारा। तो उन करों में ध्यान दें, गढ़ी अथवा घड़ी कर, ये एक्चुअली आवास कर था जो इस समय वसूल किया जाने लगा था। इसी प्रकार चराई कर, ये दुधारू पशुओं से ली जाने वाली कर थी। वैसे पशु जो चारागाह में चराई करते थे, उन पशुओं से ये कर सुल्तान के समय वसूल किया जाता था। जैसा अभी हमने बताया कि जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। तो यहां पर ध्यान दें, किन लोगों से नहीं ली जाती थी, गैर मुस्लिमों से ली जाती थी, बट किन से नहीं ली जाती थी, तो स्त्रियों, जो महिलाएं हैं, बच्चों, विक्षिप्तों और अपंगों, इनसे नहीं ली जाती थी। बाकी जो है उन सभी गैर मुस्लिमों को यह देना होता था, जो जजिया था। जकात अभी हमने कहा कि वो धार्मिक कर था। याद रखिएगा कि जकात धार्मिक कर है, जजिया नहीं। और जकात 40वां हिस्सा था जो सिर्फ मुसलमानों से ली जाती थी। जजिया गैर मुसलमानों से, बट जकात सिर्फ मुसलमानों से। अब खुम्स में जैसा कि हमने कहा कि युद्ध में लूट का माल होता था, जो 4/5 भाग शाही खजाने में और 1/5 सैनिकों के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। अब यहां पर जो मुख्य चीज है वो ध्यान रहे कि अलाउद्दीन की जो राजस्व नीति थी, जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका था, उसे सफलतापूर्वक जिस व्यक्ति ने लागू किया, जिसने सहयोग दिया, वो उनके नायब वजीर शर्फ कयानी थे। इनकी बदौलत सुल्तान ने बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था में खासकर राजस्व वसूली की जो प्रणाली थी उसे लागू की थी। भू राजस्व की वसूली के लिए एक नया विभाग इसी समय सुल्तान ने स्थापित किया, वो था दीवान मुस्तखराज। ये ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई भी है कि दीवान मुस्तखराज किस लिए, एक नया विभाग राजस्व की वसूली के लिए। किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय यह व्यवस्था यहां पर कायम की गई थी।
बाजार प्रणाली की बराबर चर्चा होती है और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था लाजवाब थी। सभी लोगों को उचित मूल्य पर सही वजन के साथ चीजें मिले, इसका प्रयास सुल्तान ने किया था और इसलिए कुछ इतिहासकारों ने सुल्तान को एक अर्थशास्त्री भी कहा है, इकोनॉमिस्ट भी उन्हें कहा है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या था। एक स्वाभाविक सा प्रश्न होता है कि सुल्तान ने जो बाजार व्यवस्था, जो नीति लागू की थी, उनका उद्देश्य क्या था। तो दो मुख्य बातें हैं, सैनिकों को उचित मूल्य पर वस्तु में उपलब्ध कराना और नंबर 2, आम जनता को भी इसका फायदा हो, उन्हें भी राहत पहुंचे। ये दो मुख्य उद्देश्य थे अलाउद्दीन खिलजी का उनकी बाजार प्रणाली को लागू करने के लिए। और यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि बाजार प्रणाली जो मौजूद थी, उस पूरी व्यवस्था का संचालन जिस विभाग के द्वारा किया जाता था वो था दीवान ए रियासत, और इन्हीं के हाथों में संपूर्ण बाजार प्रणाली निहित थी। इसके अलावा शहना और शहना ए मंडी ये बाजार के अधीक्षक होते थे, एक कह सकते एक इंस्पेक्टर की तरह होते थे, और बरीद जो गुप्तचर था वो इस समय मौजूद थे। इन लोगों के बदौलत बाजार की जो व्यवस्था थी बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी और किसी को कोई किसी तरह का कष्ट नहीं था। सबसे जो बेहतरीन बात है इनके शासन प्रशासन की कि वस्तुओं के मूल्य और बटखरों की जांच करने का नियमित प्रतिबंध, वस्तुओं के मूल्य और बटखरों की जांच करने का नियमित रूप से प्रबंध किया गया था। अगर कोई व्यापारी दोषी पाए जाते थे तो जितना वजन कम होता था उस रेशो में उसके शरीर से मांस काट ली जाती थी। ऐसी व्यवस्था थी, कोई व्यापारी कभी भी गलत करने की सोच नहीं सकता था। सुल्तान की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि उन्होंने भू राजस्व की दर को काफी बढ़ा दिया था, 1/2 यानी लगभग 50% वसूलना आरंभ किया था। लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद था, यहां पर ध्यान दें। इस समय सरकारी गोदामों की व्यवस्था की गई थी, जो गोडाउन होते थे वहां अनाजों का संग्रह किया जाता था। किस लिए? आपातकालीन परिस्थितियों में, जब इमरजेंसी हो, सूखा पड़े, बाढ़ आई, किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष हो, तो अगर उस वक्त अनाजों की कमी हो तो उसकी पूर्ति की जा सके, लोगों को प्रदान किया जा सके, भोजन उपलब्ध कराया जा सके, यह उद्देश्य सुल्तान का था। और इसी वजह से उन्होंने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 लगभग 50% कर दी थी। उसी को कहा गया राशन व्यवस्था। क्या व्यवस्था थी? अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज सुल्तान के द्वारा प्रदान की जाती थी। ऐसा नहीं कर सिर्फ गरीबों को दी जाती थी, जो साधन संपन्न भी थे तो वैसे लोगों को भी अगर उनको आवश्यकता होती थी अन्न की तो उन्हें भी उनकी आवश्यकता अनुसार प्रदान की जाती थी। काफ़ी शानदार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। जो अभी हमने कहा कि अगर कोई व्यापारी बेईमानी करता था, जितना वो कम तौलता था तो शरीर से कम तौल के दुगने भार का मांस काट लिया जाता था। परिणाम सामने है कि कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बाजार व्यवस्था में देखने को उस वक्त नहीं मिले।